हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और भी किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहती हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 60 तक क्वेश्चंस हो गए थे, अब 61 क्वेश्चन लेते हैं। टाइम इवेंट नेटवर्क डैश डैश है। टाइम इवेंट नेटवर्क इज डैश डैश पर्ट सीपीएम एमआईएस स्टैटिकल रिपोर्ट्स। यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन आपका, जो टाइम इवेंट नेटवर्क होता है ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा है। पर्ट है, सीपीएम है, एमआईएस है या फिर सांख्यिकी रिपोर्ट। तो जो टाइम इवेंट नेटवर्क होता है वो पर्ट होता है। पर्ट की फुल फॉर्म होगी, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, एग्जाम में पूछ सकता है हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीकी, इंग्लिश में अगर कहें तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, ये भी अलग से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर पर्ट आपका टाइम इवेंट नेटवर्क है। इससे क्या मतलब है, जो पर्ट होता है एक चार्ट होता है, एक चार्ट में कैसे काम करता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है तो प्रोजेक्ट के जितने भी कार्य होते हैं उसका एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में और प्रोजेक्ट में प्रत्येक कार्य को कितने टाइम में ही कंप्लीट करना है उसका अनुमान लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरण के तत्व डैश डैश हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन डैश डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी डेलीगेशन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन, कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी। यहाँ पर पूछ रहा है आपके जो अंतरण के तत्व कौन कौन से होते हैं। अंतरण के तत्वों में 3 चीजें आ जाती हैं, उत्तरदायित्व, अधिकार और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर अंतरण क्या होता है, यानी जो अधिकार होते हैं, जो मुख्य प्रबंधक होता है वो अपने अधीनस्थों को कुछ अधिकार क्या करता है, अंतरित करता है, जिसे बार भी कहते हैं। तो उसमें 3 चीजें आ जाती हैं। जब अधिकार दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ उत्तरदायित्व भी बनेगा, उत्तरदायित्व बनेगा तो उसके लिए जवाब भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष प्रबंध द्वारा शक्ति और अधिकार को बनाए रखना डैश डैश कहलाता है। द एक्सटेंट टू विच पावर एंड अथॉरिटी आर रिटेन्ड एट द टॉप इज कॉल्ड एज डैश डैश सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो शेष प्रबंध द्वारा शक्ति अधिकार को अपने पास ही बनाकर रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, जिम्मेदारी, जवाबदेही। तो वहाँ पर वो चीज़ क्या कहलाती है, केंद्रीकरण। आपने पढ़ा होगा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, प्रबंध वर्ग होता है, जो शेष प्रबंध होता है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार क्या करते हैं, अपने पास ही रखते हैं। वो अपने अधीनस्थों को अधिकारों को ट्रांसफर नहीं करते, हस्तांतरित नहीं करते। तो ये कहलाता है केंद्रीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को नियुक्त करने और उन्हें उपयुक्त नौकरियों में रखने से संबंधित है। डैश डैश डील्स विद अपॉइंटिंग पीपल एंड प्लेसिंग देम एट द अप्रोप्रिएट जॉब्स। ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, प्लेसमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोगों को नियुक्त करना और उन्हें उपयुक्त नौकरियों पर, यानी कि जिस कार्य को आसानी से कर सकते हैं उस कार्य पर ही रखना क्या कहलाता है। मानव संसाधन, भर्ती, स्टाफिंग या फिर नियुक्ति। तो यहाँ पर जो ये कार्य होता है वो हो जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी नियुक्तियाँ करना। इसमें क्या होगा, इसमें मेनली आपकी 5 चीज़ें आती हैं। पहला होता है कि मैन पावर प्लानिंग, मानव शक्ति नियोजन। ये देखा जाता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें कितनी मैन पावर की यानी कितनी लोगों की आवश्यकता है कार्य करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या होता है, व्यक्तियों का संगठन होता है, यानी व्यक्तियों के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अंदाजा लगाया जाता है कि कितनी मानव शक्ति की, कितनी मैन पावर की वहाँ पर ज़रूरत है। दूसरा आ जाता है आपका जॉब एनालिसिस, यानी कि कार्य का विश्लेषण करना, कि ये देखना कि किस तरह का कार्य है, उस कार्य की क्या क्या ज़रूरतें हैं, वहाँ पर कैसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन आता है और जॉब स्पेसिफिकेशन आता है। उसके बाद आता है भर्ती एवं चयन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती आपने देखा होगा जो फॉर्म निकलते हैं तो सब डालते हैं, उसमें सब है तो वो हो जाती है भर्ती, लेकिन क्या होता है सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। तो उसमें से कुछ जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन करना। तो 2 चीज़ें आ जाती हैं, भर्ती एवं चयन। फिर आ जाता है प्रशिक्षण एवं विकास। सिलेक्शन कर लेने के बाद भी क्या होता है, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाएंगे तो थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है उस काम को करने के लिए, तो वो आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाता है निष्पादन मूल्यांकन तथा पेशा विकास, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कैरियर डेवलपमेंट। तो ये हो जाता है आपका स्टाफिंग। तो इस तरह से स्टाफिंग का पूरा काम किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, बुलेटिन, मैनुअल, रिपोर्ट डैश डैश के उदाहरण हैं। लेटर्स, सर्कुलर्स, मेमोस, बुलेटिन, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन। तो आपने पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन जो होता है किस तरह का होता है, उसी में से पूछ रहा है कि जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो किस तरह के कम्युनिकेशन के हैं। तो वो हो जाएंगे आपके लिखित कम्युनिकेशन के, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों के साथ अपने काम और अधिकार साझा करता है डैश डैश है। द प्रोसेस वेयर बाय ए मैनेजर शेयर्स हिज वर्क एंड अथॉरिटी विद हिज सबऑर्डिनेट्स इज डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग। तो जो वो प्रक्रिया जिससे प्रबंधक जो होता है, क्या होता है, प्रबंधक के पास बहुत से काम होते हैं, तो अपने कामों का भार को कम करने के लिए, जिससे कि वो अपने टाइम को और ज़्यादा ज़रूरत वाले कामों में लगा सके, तो अपने अधिकारों को, अपने कामों को क्या करता है, अपने अधीनस्थों को अंतरित कर देता है, डेलीगेट कर देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डेलीगेशन यानी कि अंतरण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ को अपने विभाग या खंड में सभी कार्यों को करने का अधिकार डैश डैश द्वारा दिया जाता है। द सबऑर्डिनेट इज ग्रांटेड अथॉरिटी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन हिज डिपार्टमेंट ऑफ डिवीजन इज डैश डैश जनरल डेलीगेशन, फॉर्मल डेलीगेशन, स्पेसिफिक डेलीगेशन, इनफॉर्मल डेलीगेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो अधीनस्थ होते हैं उनको अपने विभाग या खंड में सभी कार्यों को जो करने का अधिकार दिया जाता है, वो कौन से अंतरण के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर अंतरण जो होता है, डेलीगेशन जो होता है, उसके भी कई प्रकार होते हैं। तो सामान्य अंतरण के द्वारा, औपचारिक अंतरण के द्वारा, विशिष्ट अंतरण के द्वारा या फिर अनौपचारिक अंतरण के द्वारा। तो जो अपने विभाग या खंड में सभी तरह के जो कार्य होते हैं उसको करने का अधिकार जो दिया जाता है, वो हो जाता है सामान्य अंतरण के द्वारा, जनरल डेलीगेशन के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में समस्याओं को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। द प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज नोन एज डैश डैश ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है, जो संचार में समस्याएं आती हैं उसे क्या कहते हैं, यानी जो संचार काम हम कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, वो संप्रेषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाती हैं संप्रेषण की बाधाएं। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो ये कई तरह की होती हैं, जैसे कि भाषागत लैंग्वेज होती हैं, भौतिक अवरोधक होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं, संगठनात्मक भी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल, भावात्मक या मानसिक, व्यक्तिगत अवरोध होते हैं और अन्य बाधाएं भी होती हैं। तो इसको जो सम्मिलित रूप में कहा जाता है वो कहा जाता है संप्रेषण की बाधाएं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े अखंड कार्यात्मक संगठन को छोटी और लचीली प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित करने की प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज कॉल्ड डैश डैश स्टफिंग, डेलीगेशन, डिपार्टमेंटेशन, कंट्रोल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोटी छोटी और लचीली इकाइयों में विभाजित करना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को छोटे छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है, तो वो हो जाता है विभागीकरण या फिर डिपार्टमेंटेशन। आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अलग अलग क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट हो जाएगा, सेल डिपार्टमेंट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, अकाउंटेंट का होगा, सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वही चीज़ है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट कर कार्य करना क्या हो जाता है, डिपार्टमेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीकरण डैश डैश का एक हिस्सा है। डिपार्टमेंटेशन इज ए पार्ट ऑफ द डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जो विभागीकरण होता है वो किसका एक हिस्सा है, यानी वो किस चीज़ का एक अंग है, संगठन प्रक्रिया का, नियंत्रण प्रक्रिया का, नियोजन प्रक्रिया का या फिर स्टाफिंग प्रक्रिया का। जो आपका डिपार्टमेंटेशन होता है वो हो जाता है संगठन प्रक्रिया यानी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।